डीएलएड फर्स्ट ईयर गणित का सेकंड यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है गणित सीखना सिखाना शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण विधियाँ। इस यूनिट में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ हैं जो कि आपकी इस पेपर में तो आने ही वाली है। साथ ही साथ दोस्तों रीट और सीटेट की जब आप तैयारी करेंगे तो उनमें भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। तो वीडियो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखते हुए चलना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी खेल विधि का। खेल विधि का जो विचार है दोस्तों, सबसे पहले सर्वप्रथम हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया है, जो कि दोस्तों इंग्लैंड के गणित के शिक्षक रहे हैं। इनका दोस्तों कथन इस बारे में रहा है कि खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से करता है। तो ये कथन भी आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का पूछ सकता है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको इसकी परिभाषा पूछे तो आपको खेल विधि की परिभाषा में लिखना है कि बालक को खेल ही खेल में अनेक गणितीय तथ्यों, अंकों आदि का ज्ञान देना खेल विधि कहलाता है। और इसके साथ में ही दोस्तों बालक को गणित पढ़ाने हेतु खेल विधि से सरल, रोचक व बोधगम्य बनाना, यह इसका कार्य रहता है। परिभाषा में आपको लिखना है। और उदाहरण के तौर पर आप लूडो, पासे इस तरह से आप लिख सकते हैं, जिससे देखिए आप जब पासे से काउंटिंग वगैरह बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे काफ़ी जल्दी उसको सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खेल विधि के गुण और दोषों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणों की। तो पहला गुण है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इससे सर्वांगीण विकास होता है। करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। अगर आपको कोई भी जो काम आप कर रहे हैं उसको करते करते आप जब सीखेंगे तो वो एक तरह से परमानेंट आपके मस्तिष्क में वो बातें सारी याद रहेंगी। आगे देखिए, चौथा पॉइंट है, इसमें गणित का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। अगला पॉइंट है पांचवा, सामूहिक भावना, प्रेम, सहानुभूति, उदारता का विकास इसमें होता है। अगला पॉइंट है, गणित शिक्षण को निरस्ता से सरसता की ओर अग्रसर करती है। देखिए, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमें बोरिंग फील हो रही है, उबाऊ थोड़ा सा लग रहा है, तो अगर हम खेल विधि के माध्यम से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो हमारा जो काम है वो हो जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान में से रखना है। अगला पॉइंट है, शिक्षण को रोचक और आनंदमय बनाने का काम करता है अगर हम खेल विधि से कुछ भी सीखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसके दोषों की बात कर लेते हैं। पहला इसका दोष है कि बालक थकावट का अनुभव कर सकता है, क्योंकि देखिए खेल विधि से समझाएंगे तो बालक को थोड़ा सा लर्निंग बाय डूइंग उसमें काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों थोड़ी सी लंबी प्रोसेस चलेगी। अगर खेल से सिखाएंगे तो टाइम भी उसमें ज़्यादा लगने वाला है, तो थोड़ी सी थकावट की अनुभव बच्चे को हो सकता है। सेकंड है, यहाँ पर इस विधि से सभी विषय व प्रसंग नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी विषय हैं जो खेल विधि से नहीं सिखाए जा सकते हैं, तो वहाँ पर ये काम नहीं आने वाली है। अगला है, इस विधि से व्यक्तिगत स्वार्थ व होड़ की भावना भी आ सकती है। चौथा पॉइंट है, विद्यार्थी खेल में अधिक रुचि लेने से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। सारे दिन वो खेलों में ही बिजी रहेंगे तो पढ़ाई से दूर होते चले जाएंगे। अगला है, यहाँ पर कुछ बालक अक्रियाशील और सुस्त भी होते रहते हैं खेलों से। खेलों में उनको बोरिंग फील होती रहती है, तो फिर वो खेलों में ना ही ध्यान दे पाते हैं, ना ही पढ़ाई में ध्यान दे पाते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये ठीक नहीं है। इस तरह से दोस्तों आपको इसके गुण और दोषों को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है। एक बार पढ़ते ही आपको अधिकांश याद हो जाएंगे। एक बार और पढ़ेंगे आप तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। वीडियो को 2-4 बार आप देख लेंगे तो आपका ये यूनिट जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर वर्तमान में प्रचलित खेल विधियों के बारे में भी जानकारी रखनी है। 3 वर्तमान में प्रचलित खेल विधियाँ हैं, जिनमें पहली है किंडरगार्टन विधि, जो कि दोस्तों प्राबेल के द्वारा दी गई है। और दूसरी है साहचर्य विधि, जो कि मारिया मोंटेसरी ने दी है। और तीसरी है डोल्टन विधि, जो कि कुमारी हेलेना पार्कहेस्ट ने दी है। अब यहाँ पर दोस्तों इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है कि किंडरगार्टन विधि जो होती है, इसमें दोस्तों जो बच्चे जो होते हैं, एक माली के जो फूलों का बगीचा होता है उसकी तरह से होते हैं, और वो उनको स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है शिक्षक। तो इस तरह से आपको इसका याद रखना है। और जो साहचर्य विधि है, इसमें दोस्तों जो कुछ वस्तुएं बच्चों के सामने रखी जाती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर उपकरण वगैरह, और उनके ऊपर एक नाम की पर्ची डाल लगा करके बच्चों को समझाया जाता है, और फिर उस पर्ची को उठा लेते हैं और फिर बच्चों से उस पर्ची को वापस रखवाते हैं। तो इस तरह की ये प्रोसेस इसमें रहती है। और अगली विधि है दोस्तों डाल्टन विधि। इसमें देखिए बच्चों को कुछ भी काम करने को नहीं कहा जाता है। सब कुछ बच्चा जो है अपने खुद की मर्जी से ही काम करता है। जो भी सब्जेक्ट उसे पढ़ना होता है सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगमन और निगमन विधि का। सबसे पहले हम बात करेंगे आगमन विधि की परिभाषा से। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो जब शिक्षण कार्य के समय शिक्षक व शिक्षार्थी समान रूप से कार्य करते हुए सीखने सिखाने का प्रयास करते हैं तो वह अपने आप में आगमन विधि होती है। और इसमें देखिए उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको उदाहरण समझाए जाते हैं और उसके बाद में नियम समझाया जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सेकंड है निगमन विधि की परिभाषा। तो इसमें देखिए इस विधि में होने वाला व्यवहार आगमन विधि से ठीक विपरीत होता है। यहाँ नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको नियम समझाया जाएगा और उसके बाद में उस नियम से रिलेटेड आपको उदाहरण समझाए जाएंगे। और यह देखिए शिक्षक केंद्रित होती है, और ये शिक्षक और बालक दोनों के केंद्रित होती है आगमन विधि। और निगमन विधि सिर्फ शिक्षक केंद्रित रहती है। यहाँ पर शिक्षक को ज़्यादा, यहाँ पर जो केंद्रित जो शिक्षक रहता है, शिक्षक को ही ज़्यादा यहाँ पर काम करना पड़ता है।
इस तरह परिभाषा के बाद दोस्तों हमें अंतर के बारे में भी जानकारी रखनी है कि आगमन विधि और निगमन विधि जो कि दोस्तों एक साथ पढ़ी जाती है, तो इनमें अंतर क्या रहता है। तो आगमन विधि का पहला अंतर है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है और निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है। और आगमन विधि पूर्ण से अंश की ओर जाती है और निगमन विधि अंश से पूर्ण की ओर पढ़ाई जाती है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन विधि में, और निगमन विधि जो है अमूर्त से मूर्त की ओर अग्रसर रहती है। चौथा पॉइंट है विशिष्ट से सामान्य की ओर रहते हैं आगमन विधि में, और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर रहते हैं। पांचवा पॉइंट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आगमन विधि रहती है और निगमन विधि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर रहती है। यानी कि दोनों जो विधियां होती है आगमन और निगमन एक दूसरे के विपरीत रहती है। आपको एक विधि को ठीक तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं तो दूसरी आपको अपने आप हो जाएगी। इस तरह से आपको याद करना है। दोनों में अंतर के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, गुण और दोष की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि के गुण और दोष के बारे में। तो आगमन विधि के गुण देखिए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्रियाशीलता बनी रहती है, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों इसमें प्रॉपर काम करते हैं समान रूप से, तो क्रियाशीलता इसमें ठीक तरीके से बनी रहती है। और तीसरा है इसमें ज्ञान स्थायी रहता है, क्योंकि शिक्षक जो है बच्चों से भी उसमें काम करवाता है, बच्चों से भी उदाहरण हल करवाता है। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस चलती है, तो बच्चों के ज्ञान स्थायी रहता है, बच्चों को ठीक तरीके से सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है। चौथा पॉइंट है तर्क चिंतन, इसका विकास होता है। बच्चे भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस वहाँ पर करते रहते हैं। और दोष की बात कर लेते हैं। तो दोष देखिए, इसमें पहला दोष है समय अधिक खर्च होता है, क्योंकि देखिए आप खुद अब टीचर हो तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन सोल्व करके बच्चों को समझा दिया, उसके बाद में बच्चे भी उस क्वेश्चन को सोल्व करके समझ रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी लंबी प्रोसेस इसमें चलेगी, तो ये टाइम ज़्यादा यहाँ पर खर्च होगा आपका। और सेकंड है यहाँ पर पाठ्यक्रम समय पर नहीं हो पाता है। पाठ्यक्रम देखिए टाइम ज़्यादा लगेगा तो समय पर पाठ्यक्रम नहीं हो पाएगा। अगला है प्रतिभाशाली बच्चों में निरस्ता आ जाती है, क्योंकि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनको शॉर्ट में समझना होता है, सिर्फ नियम समझना होता है। उसके बाद में वो उदाहरण तो वो खुद ही कर लेंगे, एक उदाहरण समझाने के बाद में उससे रिलेटेड जो जितने उदाहरण होंगे उनको बच्चे खुद ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो प्रतिभाशाली बच्चों में इसमें निरस्ता आती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शिक्षक और शिक्षार्थी समान रूप से कार्य करते हैं, और यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो पहले उदाहरण बच्चों को समझाता है, उसके बाद में नियम बताता है, तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस चलती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों में थोड़ी सी उबाऊपन यहाँ पर और निरस्ता यहाँ पर बच्चों में आ जाती है। इस तरह से आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, निगमन विधि के गुण और दोष जान लेते हैं। सबसे पहले गुणों की बात करते हैं। तो पहला गुण है पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। तो निगमन विधि में देखिए आपने भी जाना है कि पहले नियम समझाया जाता है, उसके बाद में उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपको नियम ठीक तरीके से समझ में आ जाता है तो उदाहरण आप खुद भी सोल्व कर पाओगे। तो टीचर क्या करता है कि सबसे पहले नियम बच्चों को समझा देता है, उसके बाद में एक दो उदाहरण करके समझा देता है, तो बाकी जो उदाहरण हैं वो बच्चे अपने आप एग्जाम्पल सारे सोल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से कम समय में पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। और अगला देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यह विशेष रुचिकर रहता है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों को शॉर्ट में सिर्फ नियम समझना होता है और उसके बाद में उदाहरण तो वो खुद भी कर लेते हैं। पूरी प्रैक्टिस अगर नियम की ठीक तरीके से हो जाती है तो उदाहरण आसानी से वो सोल्व कर पाते हैं। अगले देखिए, परिणाम शीघ्र मिलता है। यहाँ पर नियम अगर बच्चों को समझ में आ जाता है तो फिर उदाहरण तो बच्चे खुद भी हल सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर परिणाम इनको शीघ्र मिल जाते हैं। और दूसरी ओर देखिए, आगमन जो विधि होती है यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण समझा जाता है, फिर उसके बाद में अगर उदाहरण समझ में नहीं आता है तब भी दिक्कत है, और फिर नियम बाद में समझा जाता है तो फिर नियम भी समझ में नहीं आता तो फिर भी दिक्कत है। तो दोनों में इस कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से नहीं बैठ पाती है। कुछ ऐसे जो विषय रहते हैं, कुछ ऐसे जो टॉपिक्स रहते हैं उनमें आगमन विधि काम नहीं करती है, तो वहां पर निगमन विधि से काम चलाया जाता है। अब इसके दोष के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला इसका दोष है अमनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है, क्योंकि प्रारंभिक जो कक्षाएं होती है उनमें बच्चों को सबसे पहले एग्जाम्पल समझने होते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होगा, और उसके बाद में बच्चों को आसान जो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए बाद में नियम समझाया जाता है कि इस नियम से ये क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। अगला है ज्ञान अस्थायी यहाँ पर रहता है, क्योंकि नियम जब आप बच्चों को समझा देते हो तो यहाँ पर देखिए काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नियम समझ में नहीं आ पाता है, तो फिर वो बाद की जो प्रोसेस रहती है उदाहरण सोल्व करने की, तो उसमें भी बच्चे ठीक तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो इसका जो ज्ञान है वो अस्थायी रहता है या कम समय के लिए रहता है। और इसमें देखिए, जो नियम अगर बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो फिर उसमें रटने का दोष पाया जाएगा, बच्चे उसको रट रट कर याद करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से इसके दोष आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, और इसमें हम विश्लेषण विधि पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना अथवा उस वस्तु या समस्या का विच्छेदन करना विश्लेषण विधि कहलाता है। विश्लेषण विधि में देखिए, कोई भी आप मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं तो उसमें हम अगर टुकड़ों में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होएगी और आप उस क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। आपका जो क्वेश्चन को सोल्व करने के प्रति जो आपका ज्ञान है वो स्थायी यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। गणित के प्रश्नों की जो जटिल समस्या है उसका सरलीकरण इसमें किया जाता है। इसमें बालक अन्वेक्षक के रूप में कार्य करता है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा निष्कर्ष से अनुमान की ओर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके गुणों और दोष के बारे में। तो सबसे पहले देखिए गुणों की बात करते हैं, तो पहला गुण है रटने की प्रवृत्ति जागृत नहीं होती है। अगर आपके सामने कोई भी समस्या है, उसको अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए टुकड़ों में अगर आप सोल्व करते हो, तो आपका जो ज्ञान स्थायी रहेगा और आप उस सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे, आसानी से सीख पाओगे। तो यहाँ पर रटने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। अगला है नवीन समस्याओं के बारे में इसमें सोचा जाता है, और अगला है बौद्धिक विकास इसमें रहता है, सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होती है, ज्ञान स्थायी यहाँ पर रहता है। और अगला है बालक को क्यों किया गया, ये यहाँ पर अगला स्टेप इसका ये क्यों रहा है। तो सारी अगर आप टुकड़ों में सीखोगे, तो आपको क्यों किया गया है, इसका अगला स्टेप ये क्यों रहा है, तो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, तो आप ठीक तरीके से सारी समस्याओं को सोल्व कर पाओगे और उसका ज्ञान आपके स्थायी रहेगा। इस तरह से आपको इसके गुण ध्यान में रखने हैं। अब बात कर लेते हैं इसके दोषों के बारे में। पहला दोष है समस्या के समाधान में अधिक समय लगता है। कोई भी समस्या आपके सामने है, उसे आप टुकड़ों में सोल्व करते हो, तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस चलेगी, तो आपको अधिक समय इसमें लगने वाला है। और छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहती है, क्योंकि छोटे बच्चों का ज़्यादा दिमाग काम उसमें नहीं करता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो फिर वो कॉन्सेप्ट अगर उनकी क्लियर नहीं हो पाती है, तो फिर वो सीख नहीं पाते हैं। तो इसलिए बच्चों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सिखाया जाता है। तो विश्लेषण विधि बच्चों के लिए उपयोगी रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला, इसमें प्रत्येक समस्या का समाधान इसके अंतर्गत संभव नहीं है, उसके लिए हमें संश्लेषण विधि की सहायता लेनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, हम संश्लेषण विधि के बारे में जानते हैं। संश्लेषण विधि की परिभाषा में देखिए आपको लिखना है, खंडित समस्या को पुनः एकीकृत करके सम्मुख रखना। यहाँ पर वस्तु जिनको कि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया कर दिया गया हो, उन भागों को पुनः मिला करके अपने पूर्ण रूप में वापस परिवर्तित करते हैं। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर और अनुमान के आधार पर निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। इसके गुण और दोष की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला गुण है बालकों को सहज रूप से समझ आ जाती है। इसके द्वारा समस्या का हल छोटे क्रम और सरल यहाँ पर रहते हैं। और दोष की बात कर लेते हैं, तो हर समस्या का समाधान इससे संभव नहीं है। क्यों और कैसे किया गया का ज्ञान बालकों को नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधा आपको क्वेश्चन सोल्व करके समझा दिया जाएगा। पूरे टुकड़ों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए नहीं समझाएंगे, तो आपने ये क्यों किया, ये कैसे हुआ, तो वो आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा। और इसमें रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होएगी, तो आप एग्जाम में पास होने के लिए, या आप उस क्वेश्चन को अगर आपको टीचर पूछने वाला है, तो फिर उसको याद करने के लिए आप रटने का सहारा लोगे। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएमई का परिचय व सिद्धांत। आरएमई की फुल फॉर्म है रियलिस्टिक अप्रोच टू मैथमेटिक्स एजुकेशन, यानी कि गणित शिक्षण की जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो उसके बारे में आपको इस विधि के बारे में लिखना है कि यह गणित अधिगम की विधि है, जिसे नीदरलैंड के प्रूडेंथल संस्थान ने विकसित किया। इसमें गणित के दो विचार यहाँ पर रखे गए हैं। पहला विचार है गणित को वास्तविकता से अवश्य जोड़ा जाए, और दूसरा विचार है गणित एक क्रिया हो। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको और थोड़ा सा ऐड करते हुए यहाँ पर लिखना है कि आरएमई विधि में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या एक प्रासंगिक समस्या को लेकर बच्चों को गणित के अधिगम की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है प्रासंगिक परिस्थितियां व समस्या का उपयोग अधिगम में करते हैं। दूसरा है मॉडल का उपयोग करना यहाँ पर सिखाया जाता है। तीसरा है बालक द्वारा स्वयं के ज्ञान की रचना की जाती है। और चौथा पॉइंट है यह बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया रहती है। इस तरह से दोस्तों आपको इस टॉपिक को क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग मॉडल या फिर सीखना। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर ऐड करते हुए चलना है कि इस मॉडल के मुताबिक सीखने का मतलब है कि निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। इसमें माना जाता है कि सीखना टुकड़ों में होता है, जैसा कि हमने संश्लेषण और विश्लेषण विधि में अभी सीखा था, और थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें यह भी माना गया है कि सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, परंतु यह हो सकता है कि रफ्तार उनकी अलग अलग रहे। कोई ज़्यादा स्पीड से सीख ले, कोई प्रतिभाशाली है तो वो जल्दी सीख लेगा, कोई अगर कमज़ोर बच्चा है तो फिर वो धीरे धीरे सीखेगा। तो इस तरह से सब एक ढंग से ही सीखते हैं, बट उनकी स्पीड अलग अलग रहती है। लिहाजा जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, उनके लिए करना सिर्फ इतना है कि इसी प्रोग्राम या निर्देश श्रृंखला पर कुछ और उदाहरण देकर के, कुछ और समय लगा करके बच्चों को समझाया जाए, जिससे कमज़ोर बच्चे भी जो नहीं सीख पा रहे हैं वो भी सीख पाएंगे। आगे देखिए सीखने के इस नज़रियों को प्रोग्रामिंग मॉडल या फिर सीखना कहते हैं। आगे देखिए आपको इसमें थोड़ा सा ऐड और करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है कि यदि आप प्रोग्रामिंग मॉडल पर चलते हैं, तो आप बच्चों को रैखिक ढंग से पढ़ाएंगे और ध्यान से उठाए गए छोटे छोटे चरणों के जरिए सरल तरीके से कठिन धारणाओं की ओर ले जाते हुए बच्चों को आसानी से सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए सिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है पियाजे का संख्यात्मक अवधारणा सिद्धांत, जो कि दोस्तों 3 स्तरों में यह रहता है।
पहला है ऑर्डिनेशन यानी कि क्रमिकता इसमें रहती है। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो अगर आप क्रम से करते रहेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से और सिस्टमैटिक तरीके से आप करेंगे तो वह काम अच्छा हो जाएगा। और आगे देखिए कोऑर्डिनेशन यानी कि सहसंबंध यानी कि संख्या के अनुरूप वस्तुओं को गिनते हैं। यानी कि संख्या के अनुरूप यानी कि मैंने आपको कहा 5 वस्तुएँ तो आप गिन करके कन्फर्म करोगे कि 5 है। कोई 10 वस्तुएँ हैं तो 10 को कन्फर्म करोगे गिन करके। तो वो यहाँ पर सारी कॉन्सेप्ट रहती है। अगला है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। इसमें बालक वस्तुओं को अलग-अलग समूहों में वस्तुओं की संख्या गिनना सीखते हैं। इस तरह से आपको पियाजे का संख्यात्मक अवधारणा सिद्धांत को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, इस यूनिट का अगला आपका अंतिम टॉपिक है कि शिक्षण अधिगम योजना बनाने के तरीके क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले आप वार्षिक पाठ योजना बना सकते हो, इकाई योजना बना सकते हो या फिर दैनिक पाठ योजना बना सकते हो। और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको पहले से ही है क्योंकि आपने इंटर्नशिप डायरिया कंप्लीट करी हुई है, तो आपको पता है कि पाठ योजना किस तरह से बनाई जाती है। तो अगर आपको डिटेल में पूछे कि वार्षिक योजना कैसे बनानी है तो डिटेल में बताओ, या फिर इकाई योजना कैसे बनानी है तो डिटेल में बताओ, या फिर आपको दैनिक पाठ योजना के बारे में पूछ ले डिटेल में, तो फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है कि आपको किस तरह से कोई टॉपिक एक सेलेक्ट करना है, उसके बारे में लिखना है। उसके आपको जो बच्चों को काम करवाना है प्रैक्टिकल करके, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हुए पूरा लेसन तैयार करवाना है और उसी के साथ में आपको प्रस्तावना प्रश्न भी रखने हैं। उसके बाद में आपको गृह कार्य भी बच्चों को देना है लेसन कंप्लीट होने के बाद। तो इस तरह से लेसन प्लान का आपको सब कुछ फॉर्मेट पता है, तो अगर आपको विस्तार से इस बारे में पूछता है, तो आप उसका डेफिनिटली आंसर दे पाओगे। इस यूनिट में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ठीक तरीके से सारा यूनिट समझ में आया होगा। हमने इस यूनिट के इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी इस रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल लोकमत स्टडीज़ पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करना है, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनकी भी गणित में हेल्प हो सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।